जो हिजड़ा होता है ना उसको प्राकृतिक तौर पर भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन ये भोसड़ी वाले जो लगा के मुसलमानों को काटेंगे, मुसलमानों को पाड़ेंगे, उनके बाप का राज है। भोसड़ी वाले जब ना अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, तभी अंग्रेजों के रहे थे। जितने लोगों ने ये जो अब विवादित भाषण या मुसलमानों पे रोज वीडियो बनाते हैं ना, मैं उन भोसड़ी वालों बड़वों से पूछना चाहता हूँ, आज तक मुसलमान है क्या? जाके एक तुमने और तुम भोसड़ी के मुसलमान काटने चले। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो कुछ हो रहा है इस वक्त देश और दुनिया में वो भी आप लोगों से छिपा नहीं है। दिल्ली की सड़कें जहां रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब सुनसान होने लगी हैं और इस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो हर खामोशी के पीछे, हर सन्नाटे के पीछे एक तूफ़ान नज़र आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तूफ़ान अब दिल्ली समेत पूरे देश में आने लगे। रात का समय है और मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे जुड़ रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली में इस वक्त पहुंचे हैं। उनको आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अपनी ही जगुआर में मुंबई से दिल्ली तक पहुंचे विनय दुबे। विनय दुबे, सीधा सवाल बिना टाइम मेरे ख़राब किए, क्या धर्म आज इतने संकट में आ चुका है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगी, आर पार होगी और उस पर चुनाव भी जीता जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी बना दिया जाएगा? आप तो एक पंडित हैं सर, ये कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है ना, वो भौंकता ही है, और जिसके पीछे चिल्ल मची होती है ना, वो इस तरह की बकचोदी करता है। मेरे को एक बात बताइए ना, कभी किसी हिजड़े को बच्चे को देते हुए देखा आपने? जो हिजड़ा होता है ना उसको प्राकृतिक तौर पर भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन ये जो आजकल भगवा ओढ़ के अपने आप को धर्म बिना गाली मत दीजिए, क्योंकि सर आपको दर्शक सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन गाली मत दीजिए। और आप किसको गाली दे रहे हैं? मैं उन चूतियों की बात कर रहा हूँ जो माइक लगा के मुसलमानों को काटेंगे, मुसलमानों को पाड़ेंगे, उनके बाप का राज है। ये उनके बाप ने पैदा किया था। जब इन जैसे जब ना अंग्रेज से लड़ रहे थे ना, तभी अंग्रेजों के थे। तो ये चूतिए बताएंगे कि मुसलमानों को काटना है, कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये लाएंगे चूतिए। मैं आपको वही बोल रहा था कि जिस तरह से हिजड़े बच्चे नहीं दे सकते, भगवान ने उनको प्राकृतिक तौर पे इस तरह से बनाया है, तो ये चूतिए भी ना बने हुए हिजड़े हैं, जिनसे होना कुछ नहीं है। इन जितने लोगों ने ये जो अब विवादित भाषण या मुसलमानों पे रोज वीडियो बनाते हैं ना, उन भोसड़ी वाले बड़वों से पूछना चाहता हूँ, आज तक मुसलमान खड़ी है क्या? जाके एक बाल नहीं उगाला तुमने और तुम मुसलमान काटने चले हो। लेकिन विनय, ये जो आप बात कर रहे हो ये एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है। अरे घंटे पे गया सभ्य समाज सर। जब सभ्य समाज के सामने इस तरह की बातें की जाती तब कहाँ चला जाता है सभ्य समाज? जब महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को गाली दी जाती है, हरामी जैसे शब्द उनको इस्तेमाल किया जाता है, तब कहाँ चला जाता है ये सभ्य समाज आपका? लेकिन कानून तो है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है, कितने लोग को अरेस्ट कर लिया अभी तक, और आप बोल रहे हैं कि सभ्य समाज और कानून काम कर रहा है। उसकी औकात है क्या जाके महात्मा गांधी को गाली देगा? नाथूराम गोडसे इसका बाप था क्या, जो उसको बहुत बुरा लग रहा था? महात्मा गांधी को मत बोलिए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ जीबी रोड है पीछे, मेरे हिसाब से ना नाथूराम गोडसे जन्म स्थल है जीबी रोड दिल्ली का, और मैं एक दिन ना वहाँ पे जाके बैनर लगा दूंगा कि जो भी जीबी रोड आएगा, जीबी रोड का नाम बदल दूंगा, उसका नाम रखा जाएगा नाथूराम जन्म स्थल। उखाड़ लो मेरा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ऐसे? हिंदू राष्ट्र है सर, किसने कहा नहीं है? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरे को मुसलमानों के साथ यहाँ पे भाईचारा है, मेरे भाई से बढ़ के मैं उनको सम्मान देता हूँ, यही तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू और सनातन का क्या मतलब है सर? एक वसुदेव कुटुंबकम किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा शब्द है, ये सिर्फ भारत पे अप्लाई नहीं होता, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। ये पूरा विश्व जो है ना, ये मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार मेरा हिस्सा है। अगर मेरे परिवार पे किसी ने उंगली उठाई, अगर मेरे परिवार को किसी ने आपत्तिजनक शब्दों से उसे संबोधित किया ना, उसको दूंगा मैं। फिर भले कानून चाहे जो भी सज़ा दे दे, चलेगा मुझे। तो औकात में रह के बात किया करो, नहीं तो हम जैसे ना सनातनी और हिंदू बैठे हैं, तुम्हारे जैसे ये ना नकली नहीं है भाई साहब। ये महादेव महाकाल का असली रुद्राक्ष है, और जो भी इस तरह की बकचोदी करेगा ना, वो समझिए उसकी जो गांठ है ना, वो विनय दुबे के साथ। आप जितनी गालियां दे रहे हैं, जितने आप हिंदुओं को कह रहे हैं, या जो सनातन धर्म के रक्षक आज सड़कों पर निकले हुए हैं, आप उनको खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। किस चीज़ का रक्षक सर? अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकते, आप काय का रक्षक हो? बाहर आके धर्म के लिए लड़ोगे, घर पे माँ बाप भूखे मरे पड़े हैं। ये जितने भी आके वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं ना, कितने परिवारों को अपना घर पाल लिए। अगर नौकरियाँ होती तो वहाँ रैलियों में 200 रुपये के लिए भीख मांग रहे होते, ये जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद की दिहाड़ी कर रहे होते। हमारे जैसे ना जगुआर में घूम रहे होते, जिनके पास रोजगार है, काम है ना, के इस तरह से घूमते हैं। तुम्हारे जैसे 200 रुपया दिहाड़ी पे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते हैं। तो यह औकात है तुम्हारी कि तुम 200-500 रुपये में जाके अपनी
लोगे, अगर आपको 500 रुपये कोई ज़्यादा देगा तो दे दोगे उनको, तो ये तो कहाँ ये अपना धर्म की रक्षा करेंगे, परिवार तो पाल नहीं पा रहे हैं सर। आपने वसीम रिजवी को देख लिया जो आज आपको पता ये है सबकी जड़ कौन क्या सा है? त्यागी बना सर, पता सर, नहीं। आपने नरसिंहानंद को देख लिया, प्रबोधानंद गिरी को देख लिया, कालीचरण की आप खुद बात कर रहे हैं, फिर ये सब हो क्या रहा है? इनके लिए कानून नहीं, कानून सर, तो कानून है। सिंपल चीज है, अगर हमारे सरकार के ना तो ऐसा कोई भी कुत्ता सड़क पे निकल के भौंक नहीं पाता। आज ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि जो कुर्सी पे बैठा है ना वो नल्ला है। नल्ला मतलब समझते हैं ना? किसको कह रहे हैं आप? मैं प्रधानमंत्री और वहाँ पूरी प्रशासन को कह रहा हूँ, पूरी सरकार को कह रहा हूँ कि अगर इनकी औकात होती तो इन जैसे कुत्ते सड़कों पे भौंक पाते माइक लगा के। तो बार बार ये धर्म संसदें जो हो रही हैं, अरे सर ये कोई 7 साल संसद में ही नहीं, देखिए मेरा एक सवाल है आपसे, ये 7-8 साल में ही सारे धर्मों के छोड़ करके सनातन धर्म का नाम ले करके ये चोले पहन करके सारा संकट जो है वो अब हिंदुओं पे ही आ गया। हिंदू खतरे में। सर देखिए एक लॉजिक है, मेरे बहुत सारे भाजपा और आरएससी दोस्त हैं, आज भी हैं, अच्छे संबंध है, पार्टी अपनी जगह, संबंध अपनी जगह। उनका ये कहना है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, शायद ये को समझ में ना आए, लेकिन आम जनता इस चीज़ को समझेगी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया मुसलमानों को डरा के कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो हिंदू हावी हो जाएंगे। भाजपाई और आरएसएस को ये लगता था, सेंटर नेतृत्व को, कि अगर एक कांग्रेस 10-12% उस समय थे मुस्लिम, अगर इनको डरा के 70 साल तक राज कर सकते हैं तो हम 80-85% हिंदुओं को डरा के कितने ही साल राज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी पे ये काम कर, जो मॉब लिंचिंग होती है या हत्या कर दी जाती है, उसमें लास्ट में अगर कोई हिंदू मरता है तो उसको मारने वाला हिंदू ही क्यों निकलता है? भाजपा जब बंगाल चुनाव में जा रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को जब फांसी पे लटकाया गया, ये दिखाया गया कि टीएमसी वालों ने मारा है, तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि भाजपा वालों ने ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की है, सामने वाला हिंदू। तो भाई साहब ये एक डर का माहौल बनाया जाता है। ये जो आप दंगे होते, दिल्ली दंगे ले लीजिए, किस लिए बनाया गया था? बाहर के लड़कों ला के दिल्ली दंगा कराया गया ताकि हिंदुओं को डर बनाया, डर दिखाया, देखिए मुसलमान हावी हो रहे हैं, अगर आज भी हम नहीं जागे तो ये हो जाएगा। लेकिन विनय, जीडीपी की आज जो हालत है, अरे सर, अगर मैं बात करूं लोगों के रोजगार की, लोगों के काम, इस वक्त में भीख मांगने वालों को, भाजपाइयों को और जो अंडुले हैं से तो फुर्सत नहीं है। अब जीडीपी की बात करूँ, जीडीपी का फुल फॉर्म पता है क्या? उनको क्या मतलब है? जिसको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता, वो क्या पता कि देश अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? आप उसको नॉलेज दीजिए ना, जिसको समझ में आए चीज़ें। आप इनको कुछ भी इसके समला दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उनको एक ही लाइन आएगा, चाहे जो हो जाए, हम तो मोदी को हिलाएंगे, यही बोलते। आप भी तो इतने दिन से समझा रहे हैं, इतने सालों से समझा रहे हैं, सर, लोगों की समझ में नहीं आ रही ना सर। जी, समझा के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो और मैं चाहता हूँ भोसड़ी वाले ये समझे नहीं, अगली बार हेलीकॉप्टर से आऊँगा। नहीं, आप बार बार जैसे जगुआर की अगर बात करें या आज आप अपनी हालत सर, की बात करें, एक साधारण अंधभक्त तो ये लिखते हैं कि आपने चंदे करके पैसे ले लिए। भाई मैंने नंबर पैसे लिए हो, है ना, कुछ भी किया हो, तुम भी कर लो, तुम्हारी इतनी औकात है, ले लो। वैगनआर EMI पे खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी। 200 रुपया दिहाड़ी सर, मैंने देखा है, बाइक पे लद के जाते, काम तो है नहीं, क्या काम करेंगे? रोजगार सरकार से मांग नहीं सकते, अपनी सरकार से रोजगार कैसे मांगेंगे? पोल खुल जाएगी। तो कम से कम 200-300 रुपये दिहाड़ी पे जाके आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उससे ये जगुआर खरीदेंगे। विनय, इतनी गालियां देते हो, जेल जाने का खतरा और डर नहीं है? कितनी बार डालोगे सर? ये पहली बार थोड़ी गया था जब चीज़ें हुई थी, कितनी बार जा चुका और क्या उखाड़ लिया। न्याय व्यवस्था है ना, अगर मैं गलत होता तो आज यहाँ बैठ के गालियाँ दे रहा होता, मैं घर पे पड़ा होता डर के मारे कि भाई सरकार है, न्यायपालिका। मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, मुझे ये अधिकार मेरे संविधान ने दिया है, और कोई वाला गड़वा मेरा ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये भी संविधान में लिखा है। आप दिल्ली में आके ही ललकार रहे हैं। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाके ललकार दूँ, क्या उखाड़ लेंगे? जेल में डाल देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? इनकाउंटर कर देंगे, गाड़ी पलटी कर देंगे। मरना तो सबको है ना सर। कल को मेरी बच्ची ये तो नहीं बोलेगी मेरा बाप ना साला कैंसर में मर गया, एक ना चौड़ी होके घूमेगी कि शेर की औलाद हूँ मैं, मेरा बाप वो प्रधानमंत्री को जाके ललकारा और इनकाउंटर में मारा गया। वो फील होगा मुझे मरने का डर नहीं है सर। मुझे सिर्फ ये चीज़ को देखना है कि कल को मेरे बच्चों को शर्म से सर ना झुकाना पड़े। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरे बाप ने, जब देश बर्बाद हो रहा था, आग लगी हुई थी, भाई भाई के बीच में जहर डाला जा रहा था, तब मेरा बाप घर पे ना चूड़ियाँ पहन के बैठा था। आज मैं भले सैकड़ों से अलग दिखता हूँ तो मेरा इसी के कारण है।
लोग पूछते हैं ना क्या मकसद है। मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, उनका भविष्य है, उनका भविष्य सिक्योर करके मुझे अपने देश का भविष्य देखना है, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा, उनको इसी समाज में रहना पड़ेगा। कल को अगर उसकी किसी मुस्लिम दोस्त से ये नफरत वाली बातें की जाएगी ना, ये चीज़ उसको ना दिखाई दे जो मुझे दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, वो संविधान की ही बात करते हैं। बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है और बीजेपी चाहती है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना करे, मुसलमानों को गालियाँ ना दे, महात्मा गांधी को गालियाँ ना दे, तो इनको पूछेगा कौन सर। आज इनके पास दिखाने के लिए क्या है? ये दिखाएंगे कि यहाँ कैसे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की लाशें बहाई गई, सड़ाई गई, कुत्तों ने नोचा? क्या दिखाएंगे ये? कि 5 किलो चना का दाल दिखाएंगे या फिर गेहूँ दिखाएंगे? तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये आगे कर देते हैं जो नल्ले होते हैं ना, जिनकी कोई औकात नहीं होती है कुछ कर गुजरने की अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह का कोई भौंकना कहते हैं मेरी भाषा में, कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन जो भौंकना है वो भौंकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे हैं सर। पूरे देश की जो छवि है आज दुनिया के सामने विनय कैसी जा रही है? हम किस तरह की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? जहां प्रबोधानंद गिरी जैसे अपने आप को संत कहने वाले लोग हैं, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग हैं, जहां ये कालीचरण, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी इनके नाम से पहले और इनके नाम के बाद कि इन्हें संत कहूँ या महाराज कहूँ, मैं क्या कहूँ? आज इन्होंने तो सारी मर्यादा पार कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन बैकअप देती है ऐसे लोगों के कि इस तरह की बयानबाजी वो करें। और मुझे तो सबसे हंसने को ये आता है कि 115 करोड़ की हिंदू आबादी 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों से परेशान है। मतलब इन्होंने इस तरह की बातों से एक हिंदू समाज को पूरा शर्मसार कर देते हैं। कहाँ 100 कहाँ 15% सर। और भाईचारे को जिस तरह से ये जहर घोल रहे हैं ना, उनकी कोशिशें सिर्फ चुनाव तक है। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली के चुनाव थे तो अमित शाह जी किस तरह से कि यहाँ पे बटन दबेगा तो पाकिस्तान में करंट लगना चाहिए, पूरी कोशिश की उन्होंने। एक गृह मंत्री जो देश में जब शपथ लेता है तो ये दिखाता है कि मैं सबके लिए काम करूँगा, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो दिल्ली के दरवाजे जाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा निराशा दिखाती है। और लेकिन वो करंट हमें लगा विनय दुबे की शायद बंगाल में लग करके दिखा दिया कि करंट कहाँ लगा है सही तरीके से। सर करंट तो उनके कार्यकर्ताओं को लगा है भाजपा के, जिस तरह से बंगाल चुनाव के बाद पेले गए हैं ना सब वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये विचारों का फिर से सुताई कायदे से, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को बब्बर शेर समझते हैं वो अपना मेडिक्लेम करा लें, क्योंकि जनता अब उन्हें वो सबक सिखा रही है। इनके नेताओं की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। मैं इंदौर और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां पे दौड़ा के बीजेपी नेताओं को मारा जाता है। और अगर आप टेक्निकल अगर बात करें तो सर देश में जो टॉप 5 सबसे गरीब राज्य हैं ना, वो सारे के सारे भाजपा शासित हैं। और जो टॉप के अच्छे जो संपन्न राज्य है ना, उसमें कोई भी भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो ये दिखाता है कि भाजपा केवल बर्बाद कर सकती है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि आज हिंदू उसे मानता भी है कि मोदी नहीं होता तो हम आज शायद ऐसा नहीं होते। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक डर दिखाकर सत्ता हासिल करने का एक चालान है सर। लेकिन विनय अगर कोई बात आप कह दें और वो बात भले ही देश हित में हो, हमने देखा कि यूएपीए हो या फिर एनएसए हो, रेवड़ियों की तरह बांटी गई उन लोगों के ऊपर जो लोग सीए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। अब उन्हें 2 साल होने को जा रहे हैं। आपने कोई काम किया तो एफआईआर आप पे कर दी गई है। कुल मिलाकर के जिन लोगों ने नफरती भाषण दे रहे हैं या जो वो लोग कि जो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को इस देश से ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि असल जेल उनकी जगह है कि उन्हें पहुँचना चाहिए वहाँ तक? सर हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है ना कि यहाँ देरी ज़रूर होती है लेकिन आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सीए एनआरसी में जिस तरह से यूएपीए और एनएसए रेवड़ी की तरह बांटे गए ना, क्या उखाड़ लिया सरकार ने उन क्रांतिकारियों का। मेरे लिए वो भगत सिंह से कम नहीं है। इस सरकार की तानाशाही के उनके मुंह पे पैर रखकर इन्होंने आंदोलन किए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। और आज सरकार ने सारी चीज़ें आपने देखी, दिल्ली हाई कोर्ट जिस तरह से, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आदेश कर रही है, एक एक करके सारे छूटे जा रहे हैं, बाइज्जत बरी हो रहे हैं सर। आप लिस्ट लंबी चौड़ी है जितने लोग बाहर आ गए और जिनकी प्रक्रिया अभी चालू है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी और हताशा दिखाती है। और जो लोग आज जो खुले तौर पे भाषण दे रहे हैं ना, समय बदलता है, सरकारें आती और जाती रहेंगी। और जब लीगल सरकार जिस तरह से जो संवैधानिक विश्वास रखता होगा, हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो जाता ये चीज़। सबसे बड़े हिंदुत्ववादी संगठन
शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्थापित किया था, जिस हिंदुत्व को लेकर भाजपा उनकी चड्डी पकड़ के ऊपर तक आई है, उस शिवसेना के राज में काहे ये सब नहीं होता? क्योंकि वहाँ सरकार टाइट काम करती है। आज महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है सबसे विकसित राज्य में। देश की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है महाराष्ट्र। जो आर्थिक टैक्स और पैसा जाता है ना, महाराष्ट्र से जाता है पूरे देश के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र काम करने में विश्वास रखती है। इनके जैसे नल्लेगिरी में नहीं चलती है कि गटर का पानी उठा के उसको गंगा जल समझ के पिया जाए, किसी पे भी उड़ेल को उसको आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा जाए। तो ये सिर्फ उन लोगों का काम है जिनकी औकात नहीं होती है। अगर एक आदमी अगर अपनी पत्नी छोड़ के भागेगा और वो महिला सशक्तिकरण पे बात करेगा ना, तो हंसने से बड़ा कुछ नहीं होता सर। जो अपनी घर की महिला ना संभाल पाया और देश की महिलाओं की बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक नालायक से नालायक बच्चा, मैं अपनी माँ की कदर करता हूँ। मैं चाहे कितना भी दिक्कत में रहूँ, कुछ भी रहूँ, मैं अपनी माँ को सड़क पे नहीं उतारूँगा। बंदे ने लाइन में लगा दिया नोटबंदी के समय, और जब भी उनको लगता है कि अब थोड़ा सा इमोशनल टच देना है, कैमरा लेके पहुँच जाएंगे माता जी के पास। तो ये सब मार्केटिंग स्किल है। और सोचो, जो आदमी अपनी माँ का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए करे, वो आपका मेरा तो होना दूर की बात है सर। हिंदुत्व की जो ये बात करते हैं ना, मैं आपको कोट करना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे एक वीडियो है, ज़रा जाके देख लीजिएगा। मोहन भागवत जी ने गोवा में कहीं पे सेमिनार में ये कहा था कि हिंदुत्व वासुदेव कुटुंबकम को कहते हैं, जिसमें कि अगर हम ये कहें कि उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब वो हिंदुत्व है ही नहीं। इनकी जो राजनीति है ना, ये बनाने का धंधा है। जिस तरह से जो आजकल के नए लवंडे आए हैं ना, जिनको बाल नहीं उगा है, वो आके हमको हिंदुत्व और हिंदूवादी समझाते हैं, सनातन क्या होता है समझाते हैं। उन को ये तक नहीं पता कि जिस माँ बाप ने इनको पोलियो का टीका लगा के बड़ा किया है ना, वो पोलियो किसी और सरकार ने दिया था। और आज जो ये झुंझुना लेके घूम रहे हैं ना, ये बकचोदी से किसी और सरकार ने दिया है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। जो 15 साल से 21 साल की जो आज नई जो जमात आई है ना, वो केवल नफरत और धर्म बांटने के लिए बनी है, क्योंकि उनके दिमागों में यही डाला गया है। अच्छा विनय, एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब एक लाइन लग गई है, रिकॉर्ड टूटने लगा है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री बार बार दिल्ली से दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। तमाम योजनाओं की शुरुआत की बात हो या फीता काटने की बात हो या जो भी कुछ हो रहा है, वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी की औकात से बाहर है सर। अगर योगी में इतनी औकात होती, इतनी क्षमता होती ना, तो नरेंद्र मोदी को मैदान में नहीं उतरना पड़ता। आज सोचिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक प्रधानमंत्री वर्सेस एक अखिलेश यादव और राजभर है। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और पूरा मंत्रिमंडल, 2500 मुख्यमंत्री, पूरे मुख्यमंत्री, सारा कैबिनेट वहाँ पे क्यों रगड़ रहा है अपना तलवा? ये तो वेस्ट बंगाल में भी रगड़ रहे थे, पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप जितना रगड़ोगे उतना आप पीछे जाओगे, क्योंकि जनता ना बैठी हुई है सर। जिसके घर पे हत्या हुई है, ऑक्सीजन अस्पतालों में जाके लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है, जिसके नदी में लाशें नोची गई हैं, जिसको हिंदू रीति रिवाज में कभी दफनाया नहीं गया है सर किसी लाश को, लेकिन वही गंगा किनारे जब लाशों को दफनाने की नौबत आई है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलेगा वहाँ पे। और ये गुस्सा ऐसे माहौल में निकलेगा जब ये संभाल नहीं पाएंगे। तो अभी ये इलेक्शन जो है अलग लेवल पे चला गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव का जो कद है या राजभर का जो अलायंस का जो कद है ना, वो योगी जी सब बगल हो गए हैं। अब सीधा मोदी से है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में, एक छोटा सा उनके लिए प्रधानमंत्री का पूरे राष्ट्र का है, लेकिन उनके इसलिए उनको उतरना पड़ा क्योंकि योगी जी की काबिलियत उस लेवल पे नहीं है कि वो अखिलेश और राजभर का टक्कर ले सके। नीति आयोग का भी आया कि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा पीछे है, उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। सर, सभी पे तो पीछे है ना, किस पे आगे हैं आप बता दीजिए सर। आप तो इतने सालों से एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इतने वर्षों से आपको अनुभव है, सारा पीढ़ी सारा दौर आपने देखा है। एक कोई आयोग, जो कि इनकी आयोग सब इन्हीं के अंडर में, भारत सरकार जो खुद के अंडर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं बता पाती हैं कि हम किस काम में अच्छे हैं, किस काम में बुरे हैं, तो कैसे हो पाएगा? नीति आयोग किसी प्राइवेट नहीं है सर, भारत सरकार का उपक्रम है। अगर वो अपने ही राज्य को, अपने ही शासित राज्य को कहती है कि वो काबिलियत नहीं है, वहाँ भुखमरी का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गार सबसे ज़्यादा है, लाशें नहीं संभाल पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, स्कूल व्यवस्था चरमरा रही है, तो बाकी तो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि ये बात जो आप हमें समझा रहे हैं या हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, वो जी 0 सन्नाटा है उत्तर प्रदेश। वो अंधभक्तों को नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रहा, अच्छी चीज़ है सर, ये और बर्बाद हो। कल को जब वो उतरेंगे, जब देखेंगे अपना भविष्य, एक गोल्डन पीरियड होता है एक इंसान का, 18 साल से 35 साल 40 साल ही उम्र होती है जब आपको कुछ प्रोडक्टिव करना होता है।
अगर इस समय में हम अपनी फैमिली को नहीं स्टेबल कर पाए, अपना बैकबोन नहीं मजबूत कर पाए, तो आपका जो बुढ़ापा है वो कहाँ जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं पहले अपने रोज़गार, अपने अर्निंग और अपने लाइफस्टाइल पे मैं पहले अपना फोकस रखता हूँ। समय बचता है तो सोशल वर्क करता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहले घर में दिया लगाओ फिर मंदिर में लगाना। आपके घर में अंधेरा है और बाहर आप रोशनी कर रहे हो, या अगर अपना घर जला के बाहर आप उजाला कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आज संपन्न है, पहले अपना घर चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद सड़कों पे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आपके पीछे चमचमाती गाड़ी यही अंधभक्तों की दी हुई है, आज जो मुंबई से चला के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। इनकी औकात वैगनार की नहीं है, लेकिन इन्होंने विनय दुबे को जगुआर में बिठा दिया सर। इनके खाने के लिए 5 किलो गेहूँ मोदी जी देके हैं, लेकिन जेब में देखिए क्या पड़ा है मेरे। ये मेरा टाइम पास है, और ये चीज़ कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अंधभक्ति नहीं करनी पड़ती। लेकिन विनय दुबे, हर कोई आपकी तरह से इतना खुशकिस्मत नहीं है कि उसकी जेब में काजू बादाम या ड्राई फ्रूट्स हों। आजकल लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल पड़ रही है। पेट्रोल 100 के पार हुआ और अब चुनाव के टाइम में वो 95 और 92 की रेंज में आ गया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई। सर ये किसी के सगे नहीं है। मैंने अभी थोड़े बहुत छोटे शब्दों में आपसे कहा, जो अपने माँ का ना हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो तो देश का तो छोड़ दीजिए सर। अगर कल को अगर अमित शाह जी को हटा के अगर इनको वापस से, अगर अमित शाह जी कल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए, तो यही नरेंद्र मोदी अमित शाह को साइड कर देगा, जिनकी 25-30 साल पुरानी दोस्ती है और राजनीति में वो उसका सगा नहीं है। ये तो कार्यकर्ता बेचारे, वो तो मरने के लिए ही होते हैं ना। बंगाल चुनाव के पहले 4 भाजपाई कार्यकर्ताओं को लटका दिया, माहौल बना दिया कि हिंदू मुस्लिम मार रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में होगा। मैं तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बोलना चाहूँगा, थोड़ा संभल के चला करो भाई साहब। अगर आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश में हैं तो कृपया संभल के रहिए, कभी भी वो आपको लटका देंगे अपने वोट बैंक के लिए सर। तो इतना जाते जाते भक्तों से क्या कहना चाहोगे, या जाते जाते देश की जनता से क्या कहना चाहोगे, और ख़ास तौर से उन चुनाव वाले राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले, वहाँ की जनता से क्या कहना चाहोगे अब वोट देते समय? अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी जो हालात हैं, घर पे जो माँ ज़िंदा है या बाप ज़िंदा है, वो आत्महत्या की नौबत तक ना आए ना, तो आप ज़रूर से भाजपा को वोट करें और अपने बाप को सूली तक पहुंचाएं, अपनी माँ को आत्महत्या करते हुए देखें। और अगर आप खुशहाल एक जीवन चाहते हैं ना, मैं बोला दूसरी सरकारें कुछ नहीं देगी, कम से कम ये नफ़रत और हत्याएँ और ये जो आत्महत्याएँ हैं इस तरह से तो नहीं होंगी सर। नौकरी के लिए आपको लाठी तो नहीं खाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, भले 2 करोड़ नहीं 50 लाख नौकरियाँ मिल रही थी ना इससे पहले के सरकारों में, ये 2 करोड़ बोल के साला झुआ पर एक बाल के बराबर ना नौकरी दिया। तो अगर आपको लगता है कि 500 रुपये की दारू और 500 रुपये का नोट आपको 5 साल के लिए खुशहाल रख सकता है, तो आपसे बड़ा इस देश में कोई नहीं मिलेगा। आप बराबर से इसमें बिकते रहिए, और अगर लगता है देश में कुछ बदलाव करना है या खुद के लिए कुछ करना है, तो भाजपा छोड़ के आपको जिसे चाहे वोट देना वो दे सकते हैं। छोटा सा निवेदन। शुक्रिया विनय कि आपने अपना वक्त दिया, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि इस वक्त में आप लोग जो बात सुन रहे थे, दिल्ली की सड़कों पर यहाँ पर डॉक्टर्स से मिलने पहुँचे थे विनय दुबे, और इन्होंने चाहा था कि वो डॉक्टर्स, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है सरकार, या जो हालात ओमिक्रॉन के नाम पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इस वक्त बने हुए हैं, उसको देखते हुए विनय दिल्ली पहुँचे और यहाँ हमसे फिर राब्ता हुआ। कुल मिलाकर के ये बात समझनी होगी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में, ख़ास तौर से उन 4 राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाला है, वहाँ भी, दिल्ली में भी, और देश की जनता को भी, कि आपने इन 7-8 साल में क्या खोया और क्या पाया। आगे आपके पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।